हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि बायोलॉजी वर्ड का मीनिंग समझने की कोशिश की थी। हमने कहा था कि बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें सजीवों का अध्ययन किया जाता है। सजीवों का अध्ययन करने के बारे में हमने कहा था कि सजीव कौन होते हैं। सजीव वे होते हैं जिनमें उपापचयी क्रियाएं होती है, और उपापचयी क्रिया होने के लिए हमने एक न्यूनतम शर्त बताई थी उसमें कि न्यूनतम उनमें एक जीवित कोशिका होनी चाहिए। अगर न्यूनतम एक जीवित कोशिका है तो हम उसे सजीव कह रहे हैं। हालांकि हमारे इस सिद्धांत को कुछ जीव ऐसे हैं जो फॉलो नहीं कर रहे थे, जैसे कि वायरस है, वायरोइड्स है, प्रियॉन्स है, वहां पर ये सिद्धांत लागू नहीं होता। लेकिन शेष अधिकांश जीवों में, शेष सभी जीवों में हमारा यह सिद्धांत फॉलो करता है। अब प्रश्न यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, कि अगर सजीव की यह शर्त है कि उनमें न्यूनतम एक जीवित कोशिका होनी चाहिए, तो क्या सभी सजीवों में जो कोशिका पाई जाती है वो एक ही प्रकार की होती है या उनमें कोई डिफरेंस होता है? अगर हम इस बात को देखें तो हम एक सामने देख रहे हैं कि कुछ सजीवों के ग्रुप्स के नाम लिखे हुए हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, जिसे हम सामान्य भाषा में जीवाणु कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिन्हें नीलरहित शैवाल कहते हैं, माइकोप्लाज्मा, कवक, फंजाई, जंतु, एनिमल्स और पादप प्लांट्स, ये कुछ सजीवों के ग्रुप है। ये सभी सजीव कोशिकीय है। कोशिकीय से यहाँ आशय है कि यहाँ पर इन सब में न्यूनतम एक जीवित कोशिका जरूर होती है, इसलिए सब जीव कोशिकीय हैं। लेकिन अगर हम इन सब की कोशिका का अध्ययन करें तो हम देखते हैं कि इन तीन ग्रुप्स, हालांकि इसमें और भी जीव शामिल है, जैसे कि आर्कीबैक्टीरिया, जैसे कि एक्टिनोमाइसीज, जैसे कि अदर और जीव, लेकिन ये जो तीन ग्रुप हमने सामने लिख रखे हैं और ये तीन ग्रुप जो बाद में लिखे हैं, इन तीनों की जो कोशिका है उसमें एक मूलभूत अंतर होता है। हालांकि वो हमारे उस सिद्धांत को सब फॉलो कर रहे हैं कि एक कोशिका सब में है, लेकिन इनकी जो कोशिका है वो मूलभूत अंतर रखती है। इनकी तीनों की कोशिका मूल रूप से समान होती है और उस कोशिका को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका। और इन तीनों जीवों की जो कोशिका होती है वो मूल रूप से एक समान होती है, उस कोशिका को हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो मुख्य रूप से हमारे पास कोशिका के दो प्रकार आते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। हालांकि यहाँ पर एक बात आपको जाननी चाहिए कि डॉज, वैज्ञानिक डॉज ने एक तीसरा ग्रुप भी क्रिएट किया था जिसको कहा जाता है मेसोकैरियोट्स। हालांकि ये कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम जनरली इसको नहीं पढ़ते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, हम दो प्रकार की कोशिका की बात करते हैं, लेकिन हमें जानकारी होनी चाहिए कि डॉज ने मेसोकैरियोट्स वर्ड किनके लिए काम में लिया। डॉज ने जो डायनोफ्लैजिलेट्स होते हैं, शैवाल, उनकी कोशिका के लिए मेसोकैरियोट्स वर्ड काम में लिया, क्योंकि इनकी कोशिका में इन दोनों कोशिकाओं के बीच के लक्षण पाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के हम समझने के लिए बात करें तो ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, न तो इसमें वास्तविक केंद्रक होता है और न इसमें झिल्ली युक्त कोशिकाएं होते हैं। वास्तविक केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिका दोनों ही इसमें अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में वास्तविक केंद्रक भी होता है और झिल्ली युक्त कोशिकाएं भी होते हैं। लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स जिनमें वास्तविक केंद्रक तो होता है जो कि यूकैरियोटिक का लक्षण है, लेकिन झिल्ली युक्त कोशिका में नहीं होता जो कि प्रोकैरियोटिक का लक्षण है। इसलिए डायनोफ्लैजिलेट्स की कोशिकाओं के लिए डॉज ने एक वर्ड यूज किया जिसको हम कहते हैं मेसोकैरियोट्स। अदरवाइज हम मुख्य रूप से दो ही प्रकार की कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। अब इन दो ग्रुप्स में प्रकृति के सारे जीव, जिनमें हमने वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स जो कि कोशिकीय नहीं है उनको छोड़ दिया, बाकी सभी जीव इन दो प्रकार की कोशिकाओं में आ जाते हैं। तो हमारी वो शर्त फॉलो हो रही है यहाँ पे कि प्रत्येक सजीव में न्यूनतम एक जीवित कोशिका होती है। अब बात करें थोड़ी सी कोशिका के इतिहास के बारे में बात कर ले। कोशिका के इतिहास के बारे में बात करें तो कोशिका की खोज सबसे पहले देखें तो कोशिका की खोज में मुख्य रूप से जिस वैज्ञानिक का नाम आता है वो है रॉबर्ट हुक।
रॉबर्ट हुक ने 1665 में कॉर्क के टुकड़े में, कॉर्क जो लकड़ी होती है उसके टुकड़े में कुछ ऐसी चेम्बर लाइक पोस्ट के जैसी संरचनाएं देखी थी। इन पोस्ट जैसी संरचनाओं को लैटिन भाषा का जो वर्ड है वो दिया गया और वो वर्ड था सेलुला। सेलुला दैट मीन्स चेम्बर, चेम्बर मतलब पोस्ट। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क में इस तरह की जो चेम्बर लाइक जैसी संरचनाएं देखी, उनको वर्ड दिया सेलुला। यह वर्ड उन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में यूज किया था। तो रॉबर्ट हुक वो वैज्ञानिक है जिन्होंने सबसे पहले कोशिका को देखा था। लेकिन यहाँ खास बात जानकारी की यह है कि उन्होंने कॉर्क में जिन कोशिकाओं को देखा था वास्तव में वो मृत कोशिकाएं थी। तो मृत कोशिका जो पादप की होती है उसमें क्या बचता है, या आउटलाइन किस चीज की बची हुई थी जो रॉबर्ट हुक ने देखी थी, या आउटलाइन एक्चुअल में कोशिका भित्ति थी। तो हम यहाँ पर एक जानकारी अतिरिक्त ले सकते हैं कि अगर कभी ऐसा प्रश्न आता है कि सर्वप्रथम कोशिका भित्ति किसने देखी, तो भी हम रॉबर्ट हुक का नाम ले सकते हैं। तो रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका देखी थी वो एक्चुअल में मृत कोशिका थी और उन्होंने वास्तव में जो संरचना देखी थी वो पादप कोशिका की कोशिका भित्ति थी। इन्होंने इसके लिए सेलुला वर्ड किया जो फ्यूचर में कन्वर्ट हो गया सेल वर्ड में, और सेल आज हम यूज करते हैं कोशिका के लिए। जब हम बात करते हैं कि मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, तो प्रश्न ये भी उठता है कि सबसे पहले जीवित कोशिका किसने देखी। तो जीवित कोशिका देखने वाले वैज्ञानिक का नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका को देखा था। सन 1674 में इन्होंने स्पाइरोगाइरा में की जीवित कोशिका को देखा था। ल्यूवेनहॉक दूसरी बात के लिए भी फेमस है कि उन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया की कोशिका को भी देखा था। बैक्टीरिया की कोशिका जो कि हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है। तो एक तीसरी बात भी तैयार हो जाती है कि यदि ऐसा प्रश्न आता है कि सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका किसने देखी, तो भी ल्यूवेनहॉक का नाम आता है। तो तीन बातें इससे जुड़ी हुई हो सकती है। सबसे पहले जीवित कोशिका ल्यूवेनहॉक, सबसे पहले बैक्टीरिया की कोशिका देन ल्यूवेनहॉक, और सबसे पहले प्रोकैरियोटिक कोशिका तो भी ल्यूवेनहॉक। इनके बाद हम हिस्ट्री की बात, इतिहास की बात करें तो दो वैज्ञानिक जो जर्मन वैज्ञानिक थे, स्लाइडेन व स्वान, ये दोनों जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने स्लाइडेन जो कि बॉटनिस्ट थे बेसिकली, स्वान जो कि जूलॉजिस्ट थे, इन्होंने 1839 में एक सिद्धांत पोस्टुलेट किया, एक सिद्धांत दिया कि प्रत्येक सजीव कोशिका या उससे स्रावित पदार्थों से बना होता है। ये लाइन जो दी गई थी उस स्लाइडेन और स्वान द्वारा दी गई थी, वापस सुने इस लाइन को ध्यान से, कि प्रत्येक सजीव कोशिका या उससे स्रावित पदार्थों से बना होता है। और ये लाइन आज सेल थ्योरी या जिसको हम कहें कोशिका सिद्धांत के नाम से जानी जाती है। तो कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम अगर कभी आता है तो स्लाइडेन व स्वान। इन्होंने कहा था कि प्रत्येक सजीव अनिवार्य रूप से कोशिका, चाहे न्यूनतम एक कोशिका हो, तथा उससे स्रावित पदार्थ हो सकते हैं, उनसे बना हुआ होता है। इसी सेल थ्योरी में बाद में एक सिद्धांत और जोड़ा गया, वो जोड़ा गया था रुडोल्फ विर्चो द्वारा। कभी ऐसा प्रश्न आता है कि सेल थ्योरी या कोशिका सिद्धांत का एक्सपेंशन किसने किया या विस्तार किसने किया, तो रुडोल्फ विर्चो का नाम आता है। सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई, स्लाइडेन व स्वान। उसका विस्तार किसने किया, देन आंसर इज द रुडोल्फ विर्चो। उन्होंने क्या कहा था कि जब ये बात आई, पहली बात कौन सी बात, कि प्रत्येक सजीव कोशिका या उससे स्रावित पदार्थों से बने होता है, तो प्रश्न स्वाभाविक था और वो उठा भी कि अगर प्रत्येक सजीव कोशिका से बने होते हैं तो कोशिका आती कहां से है। इस प्रश्न का आंसर दिया गया था रुडोल्फ विर्चो के द्वारा।
उन्होंने कहा था कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती का मतलब पहले से जो मौजूद कोशिका है, प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। तो रुडोल्फ विर्चो ने कोशिका सिद्धांत का एक्सपेंशन करके उसमें एक लाइन और जोड़ दी कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। फ्रेंच एक फ्रेज बनी थी फ्रेंच भाषा में, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये वर्ड सेंटेंस इनके द्वारा दिया गया था, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ वही होता है कि प्रत्येक कोशिका की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होती है। अब यहाँ पर एक जानकारी और ले लें कि जैसे कभी हम पढ़ते हैं सेल डिवीजन, सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग वैज्ञानिकों के नाम आते हैं, स्ट्रासबर्गर, फ्लेमिंग, फार्मर, मूर। वहां पर अगर हम सोचें, कभी ऐसा प्रश्न आए कि सबसे पहले कोशिका विभाजन की अवधारणा किसने दी, हालांकि इन्होंने देखा नहीं था कोशिका विभाजन को, लेकिन ऐसा पूछे कि अवधारणा किसने दी, सबसे पहले ये वर्ड किसने काम में लिया कि कोशिका विभाजन भी करती है, देन आंसर इज द रुडोल्फ विर्चो। तो कोशिका विभाजन की अवधारणा से प्रश्न आता है तो आंसर होगा रुडोल्फ विर्चो, अदरवाइज कोशिका विभाजन के टॉपिक में वैज्ञानिकों के अलग अलग नाम आते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक हुआ जिसका नाम था कि सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी की हिस्ट्री क्या है। अब हम आगे बढ़े इसमें, तो हम पुरानी बात से स्टार्ट करते हैं कि हमने कहा कि प्रत्येक सजीव कोशिका से बना होता है, उसमें न्यूनतम एक कोशिका होती है, और अगर हम सभी सजीवों की कोशिकाओं का अध्ययन करें तो मूल रूप से हम देखते हैं कि कोशिका दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की कोशिका जो हमने नाम बताए थे वो है प्रोकैरियोटिक and second is the यूकेरियोटिक। अब इन दोनों कोशिकाओं में हमने शुरू में बता दिया था कि यूकेरियोटिक कोशिका कौन कौन से जीवों में पाई जाती है, तो उनके मुख्य रूप से उदाहरण है कवक, फंजाई, पादप, प्लांट्स और जंतु, एनिमल्स। अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो उसमें हमने बताया था बैक्टीरिया जिसको जीवाणु कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिनको नीले शैवाल कहते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी बीजीए भी बोलते हैं शॉर्ट में, माइकोप्लाज्मा, इसके अलावा जैसे आर्कीबैक्टीरिया, ये ऐसे जीव हैं जिनकी कोशिका प्रोकैरियोटिक होती है। अब हम सबसे पहले इन दोनों कोशिकाओं का थोड़ा सा मूल अंतर समझने की कोशिश करेंगे, फिर हम डिटेल में प्रोकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम यूकैरियोटिक कोशिका का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इनका डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। यहाँ एक वर्ड है यू, ईयू। यू का मतलब बायो में हमेशा ट्रू वर्ड से आता है, ट्रू यानी वास्तविक। दूसरा वर्ड जो यहाँ पर है वो है कैरियोन। कैरियोटिक वर्ड बना है कैरियोन से, और कैरियोन का अर्थ हमेशा होता है न्यूक्लियस, जिसको कहते हैं केंद्र। तो केंद्र को हम न्यूक्लियस भी बोलते हैं और कैरियोन भी बोलते हैं। यहां पर एक वर्ड मीनिंग निकल के आया है यूकैरियोटिक का, वास्तविक केंद्रक। तो वे कोशिकाएं जिनमें वास्तविक केंद्रक पाया जाता है उनको यूकैरियोटिक कोशिकाएं कहा जाता है। अभी हम इस बारे में भी चर्चा करेंगे 2 मिनट के लिए कि वास्तविक केंद्रक क्या होता है। पहले इधर देखते हैं वर्ड मीनिंग इसका। यहां पर एक वर्ड है प्रो। प्रो का हम मीनिंग लगाते हैं अर्ली या शुरुआती या प्रारंभिक अवस्था का जो होता है उसके लिए हम वर्ड का लेते हैं। सेकेंड वर्ड वही है, यहाँ पे कैरियोटिक जो शब्द बना है कैरियोन से, और कैरियोन का अर्थ यहाँ पर वही रहेगा केंद्र। तो निश्चित रूप से प्रोकैरियोटिक कोशिका वो है जिनमें शुरुआती अवस्था वाला केंद्र। शुरुआती अवस्था वाले से क्या मतलब है कि जब इस पृथ्वी पर जीवन उत्पन्न हुआ होगा, जब इस पृथ्वी पर पहला कोशिकीय जीव आए होंगे या शुरुआती कोशिकीय जीव आए होंगे, तो उनका जो केंद्रक था वो केंद्रक ऐसा था, और उन कोशिकाओं को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और उनके बाद जो कोशिकाएं आई
उनमें जो केंद्रक में परिवर्तन होने के बाद जो केंद्रक बना, उनकी जो कोशिकाएं कहलाती है वो कहलाती है यूकेरियोटिक। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो डेफिनेटली ये कोशिकाएं पृथ्वी पर पहले उत्पन्न हुई है और ये कोशिकाएं पृथ्वी पर बाद में उत्पन्न हुई है। अब हम थोड़ा सा यहाँ पे चर्चा कर लेते हैं कि वास्तविक केंद्रक से आशय क्या है। प्रोकैरियोटिक जिनमें वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित होता है। अगर हम वास्तविक केंद्रक की बात करें तो एक सामान्य कोशिका में जनरली हम इस तरह का एक केंद्रक का डायग्राम बनाते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा जूम करें तो हम देखेंगे कि केंद्रक पर दो झिल्लियां होती है इस तरह की, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। उनमें कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं, न्यूक्लियोपोर कहलाते हैं, बीच बीच में छिद्र होते हैं। इनके अंदर थ्रेड लाइक धागे के समान संरचनाएं होती है जिनको कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र बेसिकली दो चीजों से बने होते हैं, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन से बने होता है। तीसरी चीज, इसके अंदर द्रव भरा होता है जिसको केंद्रक द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। कुछ इसमें डार्क कलर्ड स्ट्रक्चर, गहरे रंग की कुछ संरचनाएं होती है जिनको केंद्रिका कहते हैं। अगर ये सारी चीजें दिखाई देती है तो निश्चित रूप से हम उसको वास्तविक केंद्रक कहते हैं। क्या क्या चीजें हो गई? केंद्रक झिल्ली पाया जाना, गुणसूत्र पाया जाना जिनमें हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए होता है, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य। अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो हम उसे कहेंगे वास्तविक केंद्रक, और अगर ऐसी स्ट्रक्चर है तो वो कोशिका होगी यूकेरियोटिक। अदरवाइज फिर अगर प्रोकैरियोटिक है तो वो कैसी होगी? उसमें हम कह रहे हैं कि प्रारंभिक केंद्रक या वास्तविक केंद्रक अनुपस्थित बता रहे हैं, तो एक्चुअल में उनका केंद्रक होता कैसा कि अगर किसी कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित हो, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित हो, केंद्रिका केंद्रक द्रव्य अनुपस्थित हो, उनके स्थान पर केवल और केवल डीएनए पाया जाता है, तो फिर वो केंद्रक या वो कोशिका तो कहलाएगी प्रोकैरियोटिक और वो केंद्रक कहलाएगा प्रारंभिक केंद्रक। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका के जो मेन डिफरेंस है, मुख्य जिसके आधार पर इनका नाम रखा गया है, वो है वास्तविक केंद्रक की उपस्थिति है तो फिर यूकैरियोटिक, अदरवाइज प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में हमने बताया कि केंद्रक के स्थान पर, वास्तविक केंद्रक के स्थान पर उसमें केवल डीएनए पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होते हैं, केंद्रिका अनुपस्थित होती है, केंद्रक की झिल्ली जो संरचना होती है वो अनुपस्थित होती है। अगर ऐसी चीजें हैं तो ये प्रोकैरियोटिक। ये मेजर पहला डिफरेंस हुआ प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक। अगर हम दूसरी आगे बढ़े इसमें दूसरे डिफरेंस की तरफ, तो एक यूकैरियोटिक कोशिका में हमने कई बार शुरुआती क्लास से भी हम सुनते हैं, 6-7 से भी सुनना स्टार्ट कर देते हैं कि एक कोशिका में होता क्या क्या है। एक कोशिका में जनरली हम कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जिका, ईआर जिसको अंतःप्रदर्भी जालिका कहते हैं, लाइसोसोम, राइबोसोम, ऐसी संरचनाएं इसके अंदर होती है। जैसे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया, ये हरित लवक हो गया, ये गोल्जिका इस तरह के होते हैं, ईआर इस तरह की हो गई, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये सारे अंदर की जो चीजें हैं इन सबको हम एक वर्ड में बोलते हैं कोशिकांग, सेल ऑर्गेनेल। हम यहाँ पर जो दूसरा डिफरेंस समझाने जा रहे हैं वो इसी पर है। अगर हम इन कोशिकांगों की बात करें, वापस एक बार नाम सुने, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, अंतःप्रदर्भी जालिका, ईआर, गोल्जिका, लाइसोसोम, राइबोसोम, अगर हम इनकी बात करें तो इनमें एक बड़ा सा एक एनालाइज किया जा सकता है, एक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है कि राइबोसोम को छोड़कर बाकी के जितने भी नाम बोले गए वो सभी कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। राइबोसोम एकमात्र ऐसा कोशिकांग है जो झिल्ली रहित होता है। तो जो दूसरा डिफरेंस होगा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में, वो बेसिकली इसी बात का है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिकांग पाए जाते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग के अगर नाम याद करना चाहें तो मुख्य रूप से
जिन कोशिकांगों के नाम हम जानते हैं उनमें से राइबोसोम को छोड़ दीजिएगा। हालांकि और भी होते हैं झिल्ली रहित, जैसे केंद्रिका झिल्ली रहित है, जैसे सेंट्रियोल झिल्ली रहित होता है, लेकिन मुख्य रूप से हम सोचें तो राइबोसोम को छोड़कर जनरली जिन जिन के नाम हमको याद है वो सारे झिल्ली युक्त हैं। उनके ऊपर एक अलग से झिल्ली होती है, कोशिका की झिल्ली तो अलग है, इनके ऊपर अलग से झिल्ली होती है, तो ये सारे कहलाते हैं झिल्ली युक्त कोशिका। और अगर ये उपस्थित है तो फिर वो कोशिका है यूकेरियोटिक, और अगर झिल्ली युक्त कोशिका अनुपस्थित है तो फिर वो कोशिका कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिका। इसका मतलब अगर हम बैक्टीरिया की कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काई, क्लोरोप्लास्ट ये चीजें देखना चाहे तो हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे के सारे झिल्ली युक्त कोशिका में, और झिल्ली युक्त कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होते। ये दूसरा मेजर डिफरेंस हो गया यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगली बात करें तो जो झिल्ली रहित कोशिकांग था जिसको हम बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्योंकि झिल्ली रहित है, उसका आकार भी छोटा है और उसका वर्क भी इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन संश्लेषण। इस कारण राइबोसोम यहाँ पर प्रोकैरियोटिक में भी पाया जाता है और यूकैरियोटिक में भी पाया जाता है। दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन हम तो क्योंकि डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो डिफरेंस क्या है फिर इन दोनों में? तो डिफरेंस ये है कि इनकी जो साइज होती है, आकार जो होता है राइबोसोम का, वो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में अलग अलग होता है। यूकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम होता है उसका आकार कहलाता है 80S, और प्रोकैरियोटिक का राइबोसोम कहलाता है 70S। यहाँ पर राइबोसोम की इकाई के बारे में भी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं कि राइबोसोम का जो मेजरमेंट हो रहा है वो एक नई प्रकार की यूनिट में होता है, एस में। कोई मीटर या ग्राम में नहीं होकर के इसका मेजरमेंट हो रहा है एस में। एस क्या हुआ? एस फॉर यहाँ पर है वैसे स्वेडबर्ग यूनिट, या फिर इसका दूसरा नाम हो सकता है सेडिमेंटेशन यूनिट, अवसादन इकाई। और अवसादन में हम जानते हैं कि जो चीज भारी होती है, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, वो नीचे बैठती है, अवसादन उसका ज्यादा होता है। जो हल्की होती है, जिसकी डेंसिटी कम होती है, घनत्व कम होता है, वो थोड़ा ऊपर रहता है। तो निश्चित रूप से ये जो एस है यहाँ पर, ये एस इनकी डेंसिटी या सेडिमेंटेशन से रिलेटेड है। तो हम कह सकते हैं कि इनका जो राइबोसोम है प्रोकैरियोटिक का, उसका गुणांक यूकैरियोटिक की तुलना में अवसादन गुणांक थोड़ा कम है, इसलिए 70S का होता है, जबकि यूकैरियोटिक में यह 80S का होता है। अब राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम का अगर हम डायग्राम बनाएं तो जनरल डायग्राम राइबोसोम का इस तरह का होता है। इस राइबोसोम के डायग्राम में 2 उपिकाइयां दिखाई दे रही है, 2 चीजें आपस में जुड़ी हुई दिखाई दे रही है। ये इनकी सब यूनिट्स या उपिकाइयां कहलाती है। ये कहलाती है छोटी उपिकाई, स्मॉल सब यूनिट, ये कहलाती है बड़ी उपिकाई, लार्ज सब यूनिट। इन दोनों का सम्मिलित जो मेजरमेंट है वो है इसमें प्रोकैरियोटिक में 70S और यूकैरियोटिक में 80S। अगर हम इनका अलग अलग मेजरमेंट निकालें, छोटी उपिकाई और बड़ी उपिकाई का, तो प्रोकैरियोटिक में देखिएगा, प्रोकैरियोटिक में छोटी उपिकाई होती है 30S की और बड़ी उपिकाई होती है 50S की। दोनों की टोटल 70 नहीं हो सकती, टोटल करनी भी नहीं है, हमको अलग अलग बोलना होता है। ऐसे बोलना होता है कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम किस आकार का, देन आंसर इज द 70S। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट कितने की, देन आंसर इज द 30S। लार्ज सब यूनिट कितने S की, देन आंसर इज द 50S। अगर हम यही बात यूकैरियोटिक के लिए करें, उसका भी राइबोसोम इसी तरह का होता है, उसमें भी एक स्मॉल सब यूनिट एक लार्ज सब यूनिट होती है, लेकिन उसकी स्मॉल सब यूनिट का जो आकार होता है वो होता है 40S और लार्ज सब यूनिट का जो आकार होता है वो होता है 60S। यहाँ भी इनकी टोटल 80 नहीं होगी, 100 हो रही है, लेकिन टोटल यहाँ भी नहीं करनी, हमको अलग अलग ही बताना होता है। तो यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम है 80S का, उसकी स्मॉल सब यूनिट होती है 40S की और लार्ज सब यूनिट होती है 60S की। ये बेसिकली बड़े जो डिफरेंस है एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक कोशिका में वो है।
ये जो डिफरेंस है, जैसे प्रोकैरियोटिक में हमने कहा था बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा अदर देन आर्कीबैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसीन, तो ये जो 3 कैरेक्टर हमने लिखे हैं ये 3 सब पे इंप्लीमेंट होंगे, क्योंकि ये 3 कैरेक्टर प्रोकैरियोटिक की पहचान है, तो ये सब पे लागू होंगे। ये कैरेक्टर्स यूकैरियोटिक की पहचान है, ये कवक पे भी, पादप पे, जंतु कोशिका सब पे लागू होते हैं। लेकिन अगर हम इनके अंदर की और बात करें, जैसे प्रोकैरियोटिक में हम बात करें साहब बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया, या साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, तो इनमें हल्का सा डिफरेंस आगे और मिलेगा, तभी तो इनके नाम अलग अलग हो पाएंगे। नाम अलग है दैट मींस डिफरेंस है, बट इन 3 कैरेक्टर्स के बेस पर डिफरेंस नहीं है। तो ये एक आउटलाइन तैयार हो गई हमारे पास कि एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक कोशिका में क्या क्या चीजें होनी है, क्या क्या हमको देखना है। अब हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हम डिटेल में अब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका को समझने की कोशिश करते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के डिफरेंस समझने के बाद हम डिटेल में अब एक एक कोशिका की बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक आइडियल कोशिका हम बैक्टीरिया की मानते हुए उसका अध्ययन कर रहे हैं। एक बैक्टीरिया की कोशिका में क्या क्या स्ट्रक्चर्स होती है देखिए, इनमें वो जो प्रोकैरियोटिक के अपने 3 मेजर कैरेक्टर्स बताए थे वो तो होते ही होते, वो तो सब में होते हैं, पर इन चारों में आपस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक बैक्टीरिया की कोशिका से शुरू करें तो एक बैक्टीरिया की कोशिका में सबसे बाहरी परत, आउटर मोस्ट लेयर, वो होती है कोशिका भित्ति, सेल वॉल, और जो बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति होती है वो म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। म्यूकोपेप्टाइड जिसको हम पेप्टाइडोग्लाइकेन भी कहते हैं, कई बार इसके लिए हम म्यूरिन शब्द भी काम में लेते हैं, इसकी बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। ये बैक्टीरिया कोशिका भित्ति की अपने आप में एक खास पहचान हो गई। म्यूकोपेप्टाइड 2 पदार्थों का बहुलक होता है, NAG जिसको पूरा नाम है एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन, और दूसरा इसका जो बहुलक का पदार्थ है ग्लूकोसेमाइन, और दूसरा है NAM एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। म्यूकोपेप्टाइड इन 2 पदार्थों का बहुलक होता है। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में एक विशेष पदार्थ भी पाया जाता है जिसको कहा जाता है DAP, डाईअमीनोपिमेलिक एसिड। ये बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति के बारे में जानकारी। यहाँ पर जो सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है वो इस जगह से है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किस रासायनिक पदार्थ की बनी होती है, देन आंसर इज द म्यूकोपेप्टाइड। सेकंड थिंग, बैक्टीरिया की कोशिका में अंदर की ओर चले तो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली जो बैक्टीरिया की होती है वो सामान्य झिल्ली जो यूकैरियोटिक की होती है उसके समान ही प्रोटीन व लिपिड की बनी है। सामान्य झिल्ली है, इसके ऊपर संरचना पे कोई प्रश्न जनरली पूछा नहीं जाता है, लेकिन क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में कुछ बात विशेष होती है, बैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक है, देन 100% उसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मिल सकता, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। तो प्रश्न उठता है कि यदि माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है तो उस माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो मुख्य कार्य है श्वसन, एटीपी उत्पादन बोले, या हम बोले एटीएस, या बोले हम ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन, जो भी हम बोलना चाहें उसका कार्य यहाँ पर किसके द्वारा किया जाता है? देन आंसर इज द कोशिका झिल्ली। इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर हम ये बोले कि प्रोकैरियोटिक कोशिका या बैक्टीरिया में ईटीएस कहाँ संपन्न होता है, ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कहाँ संपन्न होता है, एटीपी निर्माण, ऊर्जा निर्माण कहाँ होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया का जैसा कार्य कौन करता है? देन आंसर इज द कोशिका झिल्ली। अब ये एक महत्वपूर्ण काम है, श्वसन या ऊर्जा निर्माण एक महत्वपूर्ण कार्य है। तो कुछ बैक्टीरिया में, अधिकांश ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये झिल्ली कई बार ऐसे अंदर की ओर मुड़ जाती है। इसका एक ही मकसद होता है अंदर की ओर मुड़ने का कि झिल्ली का क्षेत्रफल जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाता है। ये मुड़ी हुई संरचना मीजोसोम कहलाती है।
तो मीजोसोम पे अलग से अगर प्रश्न पूछा जाए कि मीजोसोम का क्या कार्य, तो कार्य वही रहेंगे जो कोशिका झिल्ली के हैं, लेकिन मीजोसोम क्यों पाया जा रहा है, तो सिंपली आंसर है कि इससे कोशिका झिल्ली का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। चलिए हम आगे बढ़े इसके अंदर, कोशिका के अंदर, तो इसमें जीव द्रव्य आ जाएगा। अब जीव द्रव्य के बाद बात करें तो इसमें न्यूक्लिक एसिड, इसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिका है। वास्तविक केंद्रक नहीं होता तो वास्तविक केंद्रक के स्थान पर इसमें केवल मात्र वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है। ये डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, 2 श्रृंखला वाला होता है, लेकिन वृत्ताकार होता है। केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, केंद्रक द्रव्य वो सब अनुपस्थित होते हैं, उनके स्थान पर यह पाया जाता है। इसके लिए हम कई बार एक शब्द यूज करते हैं, न्यूक्लियोइड, केंद्रका, ये शब्द भी इसके जगह यूज किया जाता है, लेकिन ये वास्तव में वृत्ताकार डीएनए है। कई बार इसके लिए हम गुणसूत्र शब्द भी काम में लेते हैं, हालांकि ये बेसिकली गुणसूत्र के समान नहीं है क्योंकि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। फिर भी हम बैक्टीरियल गुणसूत्र कभी बोलते हैं तो ये इसके मुख्य डीएनए की ही बात चल रही है जो कि वृत्ताकार होता है। इसी डीएनए पर इसके अधिकांश जीन होते हैं, लेकिन बैक्टीरिया में, कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं, सब में ये तो हो गया होगा, लेकिन कुछ बैक्टीरिया में मुख्य डीएनए के अतिरिक्त छोटे वृत्ताकार डीएनए भी पाए जाते हैं। इन छोटे वृत्ताकार डीएनए को प्लाज्मिड कहा जाता है। ये प्लाज्मिड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, इन पर भी जीन पाए जाते हैं, लेकिन इन पर जो जीन होते हैं वो मुख्य जीन से अलग होते हैं। एक प्रश्न जानकारी के लिए सुनिएगा कि कई बार ये पूछा जाता है कि मुख्य रूप से प्लाज्मिड पर किस प्रकार के जीन होते हैं, या फिर इसी को घुमा करके अभी हम बताएंगे। तो पहले तो आंसर सुनिएगा, प्लाज्मिड पर मुख्य रूप से जो जीन पाए जाते हैं वो सामान्यतः एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, रेजिस्टेंस जीन पाए जाते हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन ज्यादातर प्लाज्मिड में पाए जाते हैं। इसका उल्टा प्रश्न क्या हो सकता है कि बैक्टीरिया में सामान्यतः एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन कहां पाए जाते हैं, देन आंसर इज द प्लाज्मिड। जैसे हम कई बार कहते हैं कि सब कुछ बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से नहीं मरते हैं, कुछ बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन से नहीं मरते हैं, वो वही बैक्टीरिया नहीं मरते हैं जिनमें उस एंटीबायोटिक के खिलाफ प्रतिरोधी जीन होगा, और ये प्रतिरोधी जीन ज्यादातर प्लाज्मिड पर पाया जाता है। तो आगे बढ़े, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और डीएनए के बाद आगे बढ़े तो इसके अंदर जो सामान्य प्रोकैरियोटिक कोशिका का लक्षण है वैसे ही राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम की चर्चा हमने पहले की थी, क्योंकि एक प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो राइबोसोम होते हैं वो सेम इसके अंदर होते हैं। इसके राइबोसोम 70S के होते हैं, वो 2 उप-इकाइयों के बने होते हैं, छोटी और बड़ी। छोटी उप-इकाई 30S की, बड़ी उप-इकाई 50S की होती है। राइबोसोम की जो उप-इकाइयां होती है जिनका डायग्राम हम सामान्यतः इस तरह का बनाते हैं। ये राइबोसोम क्या कार्य क्या है, इसका क्या करता है, देन सिंपल आंसर है कि सभी कोशिकाओं में राइबोसोम का कार्य सेम ही है, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, या फिर दूसरी भाषा में बोले तो कई बार हम ऐसे भी बोल सकते हैं एंजाइम संश्लेषण, क्योंकि एंजाइम भी अधिकांशतः किसके बने होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं। तो एक बार ऐसा प्रश्न आया हुआ भी है पहले कि कोशिका में एंजाइम का संश्लेषण कहाँ होता है, देन आंसर इज द राइबोसोम। अब राइबोसोम खुद बना हुआ किसका होता है, राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, लेकिन बना हुआ किसका होता है, तो आंसर होता है राइबोसोम 2 चीजों से बनता है, आरआरएनए जिसको राइबोसोमल आरएनए कहते हैं, प्लस प्रोटीन, यानी खुद प्रोटीन का बना हुआ है और प्रोटीन ही बनाता है। अब ये जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो राइबोसोम है, इसके जो छोटी उप-इकाई है 30S वाले, उसमें किस प्रकार का आरआरएनए होता है। वैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका में टोटल 3 प्रकार के आरआरएनए होते हैं प्रोकैरियोटिक में। एक 23S आरआरएनए, एक 16S आरआरएनए और एक 5S आरआरएनए। इन 3 प्रकार के आरआरएनए में से जो बीच वाला है 16S का, वो पाया जाता है हमेशा छोटी उप-इकाई में, और बाकी के दोनों 23S और 5S के आरआरएनए पाए जाते हैं बड़ी उप-इकाई में।
तो ये इसकी राइबोसोम की जानकारी होगी। राइबोसोम मुख्य रूप से इसका बना होता है, आरआरएनए और प्रोटीन का। आरआरएनए प्रोकैरियोटिक में 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? कार्य और राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण, या फिर हम कहें तो एंजाइम संश्लेषण। ये सामान्य कैरेक्टर के बाद हम आगे बढ़े तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, सारे बैक्टीरिया नहीं होते हैं, कुछ बैक्टीरिया पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया सेप्रोफाइट्स होते हैं, मृतजीवी होते हैं, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रोफ्स होते हैं, स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं दैट मींस वो अपना पोषण का निर्माण खुद करते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया के बारे में हम बात करें जो कि प्रकाश संश्लेषी होते हैं, जो कि स्वपोषी होते हैं, क्या उनमें कोई परिवर्तन मिलेगा? देखिए, सामान्य एक पादप कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण करती है उसमें प्रकाश संश्लेषण के लिए हरित लवक पाए जाते हैं, लेकिन हरित लवक प्रोकैरियोटिक कोशिका में हो नहीं सकते क्योंकि ये इनमें झिल्ली युक्त कोशिका नहीं पाए जाते। तो फिर वे बैक्टीरिया जो कि प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं वो कैसे करेंगे? देन आंसर सुनेंगे उससे पहले हम एक हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट में 2 झिल्लियां होती है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है, बैक्टीरिया में नहीं, पर हम इसको आधार पे यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। एक हरित लवक में 2 झिल्लियां होती है, उसके अंदर इस तरह की झिल्ली युक्त और संरचनाएं होती है। इस भाग को ग्रेना कहा जाता है और बाकी भाग को स्ट्रोमा कहा जाता है। ग्रेना भाग का एक भाग कहलाता है थाइलेकोइड। ग्रेना का एक भाग कहलाता है थाइलेकोइड, पूरा ग्रुप कहलाता है ग्रेना। तो ग्रेना, स्ट्रोमा, थाइलेकोइड, झिल्ली, ये सारी चीजें आपको मिलेगी हरित लवक में जो कि पादप कोशिका में पैदा है। तो फिर प्रश्न है हमारा यह था कि जो बैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं उन बैक्टीरिया में क्या संरचनाएं पाई जाएगी प्रकाश संश्लेषण के लिए? तो आंसर होगा कि बैक्टीरिया में हरित लवक तो नहीं हो सकता, उनके स्थान पर ये जो थाइलेकोइड्स होते हैं ये कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए होते हैं। ये थाइलेकोइड्स बिखरे हुए होते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इनको सिमिड ने एक वर्ड दिया था क्रोमेटोफोर, पूछा जाता है कई बार क्रोमेटोफोर वर्ड किसने दिया, शब्द किसने दिया? देन आंसर इज द सिमिड। अब ये थाइलेकोइड यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण करेंगे। जिस प्रकार एक पादप कोशिका में प्रकाश संश्लेषण करने के लिए वर्णक पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ई भी होते हैं, कैरोटेनॉइड्स होते हैं, ज़ैंथोफिल्स होते हैं, जिस तरह से वर्णक पादप कोशिका में होते हैं, क्या बैक्टीरिया कोशिका जो प्रकाश संश्लेषण कर रही है क्या उसमें भी वही वर्णक होते हैं? आंसर यह है नहीं। इसके अपने आप में अलग वर्णक होते हैं जो थाइलेकोइड में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में मुख्य रूप से 2 प्रकार के वर्णक मिलते हैं, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल ए के समान, क्लोरोबियम क्लोरोफिल, ये होता है ग्रीन कलर का, हरे रंग का। और दूसरा जो वर्णक होता है वह है बैक्टीरियो क्लोरोफिल। बैक्टीरियो क्लोरोफिल पर्पल कलर का, बैंगनी रंग का होता है। तो ये 2 प्रकार के वर्णक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं, उनके स्थान पर क्लोरोफिल ए, बी, उनके स्थान पर ये पाया जाता है। तो ये बैक्टीरिया में कुछ मुख्य बातें हो गई। अब हम इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया में, सब में नहीं होती है, अब जो संरचनाएं बात कर रहे हैं वो भी कुछ में नहीं होती है, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया में कोशिका भित्ति के भी बाहर की ओर एक और अतिरिक्त आवरण पाया जाता है। इस आवरण को हम बोलते हैं कैप्सूल, संपुट। ये कैप्सूल सब बैक्टीरिया में नहीं होता है, बेसिकली ये उन बैक्टीरिया में होता है जो रोगजनक होते हैं। जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं उनमें कैप्सूल पाया जाता है, जो कि परपोषी के शरीर में, जिसमें भी वो रोग फैलाएगा, उसके शरीर में उस बैक्टीरिया की सुरक्षा के काम में आता है। तो कैप्सूल केवल रोगजनक में पाया जा रहा है। हम कैप्सूल के आधार पर अगर बैक्टीरिया की कॉलोनी का अध्ययन करें, कॉलोनी का मतलब बैक्टीरिया को अगर संवर्धन माध्यम पे ग्रो कराएं, बढ़ाएं, तो जो ग्रुप तैयार होता है उसको कॉलोनी कहते हैं। अगर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड है, अगर बैक्टीरिया उग्र है, अगर बैक्टीरिया रोगजनक है, तो उसकी कॉलोनी होती है स्मूथ, चिकनी, और ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं एस टाइप के बैक्टीरिया। अगर बैक्टीरिया कैप्सुलेटेड नहीं है,
उसमें कैप्सूल नहीं है, तो उसकी जो कॉलोनी बनेगी वो कॉलोनी कहलाएगी रफ। ये रोगजनक नहीं होते हैं, इनको आर स्ट्रेन बोलते हैं। तो बैक्टीरिया में कई बार हम देखते हैं एस स्ट्रेन लिखा होता है, आर स्ट्रेन लिखा होता है, तो वो बेसिकली उनकी कॉलोनी के बेस पर होता है। अगर कैप्सूल है तो स्मूथ कॉलोनी एस स्ट्रेन, अगर कैप्सूल नहीं है तो रफ कॉलोनी आर स्ट्रेन होता है। इसके अलावा हम बात करें और बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है, तो कुछ बैक्टीरिया जैसे मुख्य रूप से बेसिलस बैक्टीरिया वो होता है जो लंबे से होता है। उन बैक्टीरिया में लंबे धागे जैसी रचनाएं पाई जाती है। उन धागे जैसी रचनाओं को हम कहते हैं फ्लैजिला, हिंदी में बोलते हैं कसाबिका। तो ये फ्लैजिला या जो कसाबिका है ये सब बैक्टीरिया में तो नहीं है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जिनमें पाया जाता है उनके बारे में हम बात करें कि ये कसाबिका यूकेरियोटिक में भी मिलती है। अगर यूकेरियोटिक की कसाबिका होती तो उसके अंदर इस तरह का डायग्राम बनता जो हमने कई बार पहले देखा होगा, नहीं तो हम आगे देखेंगे यूकेरियोटिक कोशिका में। इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है 9+2 स्ट्रक्चर। इस तरह के स्ट्रक्चर को 9+2 स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये स्ट्रक्चर यूकेरियोटिक कोशिका के फ्लैजिला में मिलती है। यहाँ पर जो डिफरेंस है यूकेरियोटिक के फ्लैजिला में और प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में, वो पहला डिफरेंस यही है कि प्रोकैरियोटिक यानी बैक्टीरिया के फ्लैजिला में 9+2 संरचना नहीं पाई जाती, अनुपस्थित होती है। अगर हम इसका टीएस काटेंगे तो वो इस तरह का ही दिखाई देगा, उसके अंदर की संरचना दिखाई नहीं देगी। दूसरा मेजर डिफरेंस जो है कि ये फ्लैजिला जो बना हुआ है ये मुख्य रूप से ट्यूबुलिन प्रोटीन का बना होता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं का फ्लैजिला ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनता है, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का जो फ्लैजिला होता है वो फ्लैजिलिन प्रोटीन से बनता है। तो ये एक बड़ा डिफरेंस, दो डिफरेंस हमने बात की यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के फ्लैजिला में। इसके अलावा कुछ बैक्टीरिया की और बात करें तो कुछ बैक्टीरिया में छोटी थ्रेड लाइक धागे जैसी संरचनाएं होती है। इन छोटी धागे जैसी संरचनाओं को कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री या कई बार इनके लिए हम पिलाई शब्द काम में लेते हैं। फिम्ब्री या पिलाई कुछ बैक्टीरिया में है तो क्या काम किया, बेसिकली किसी भी बैक्टीरिया को आधार से चिपकाने में, किसी सतह से चिपकाने में ये फिम्ब्री सहायक होती है। लेकिन कई बार कुछ बैक्टीरिया जो अपने डीएनए का आदान प्रदान कर सकते हैं उनमें ये फिम्ब्री इस तरह की संरचना बना लेती है, एक नली बना लेगी। इस नली के द्वारा एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में प्रवेश कर जाएगा। इस सिस्टम को, इस लैंगिक रूपांतरण को हम बोलते हैं संयुग्मन, कॉन्जुगेशन। तो हम कह सकते हैं कि ये फिम्ब्री या पिलाई कॉन्जुगेशन या संयुग्मन के समय एक नली का निर्माण भी करती है। उस नली को हम कहते हैं संयुग्मन नली या कॉन्जुगेशनल ट्यूब। यह संयुग्मन नली पिलाई के द्वारा होता है और तब इस पिलाई को, ध्यान से सुनेंगे बात को, कि जब ये संयुग्मन में काम में आती है तब इस पिलाई को हम बोलते हैं सेक्स पिलाई, लिंग रोम कहा जाता है। ये बेसिकली एक बैक्टीरियल कोशिका की संरचना पूरी होती है। इसके अलावा हम थोड़ी बहुत बाद में बात करेंगे, अगले वीडियो में हम बात करेंगे साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा और आर्कीबैक्टीरिया की भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। एक बैक्टीरिया की मुख्य रूप से ये संरचना होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा, उसमें हम साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आर्कीबैक्टीरिया इनकी बात करेंगे और फिर हम यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना की तरफ बढ़ जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।